Welcome once again to the class of mathematics for class 7, and we are studying chapter 7, that is congruence of triangle. So far we have studied the meaning of congruency, or we can say congruent figures. Congruent figure के बारे में जान चुके हैं, congruency के बारे में जान चुके हैं, and today the topic is what? Congruence of triangle. So today we will learn कि congruent triangle कैसे होते हैं. यहां तक हम ये जान चुके हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनका शेप, उनका साइज और उनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. Okay, corresponding part means side oblique angles. ये अगर सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है और corresponding parts आर इक्वल है, तो टू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये हम लोग यहां तक सीख चुके हैं. कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं CPCT, corresponding part of corresponding figures. अगर हम लोग बात करें, लेकिन आगे सीखेंगे. corresponding parts इक्वल होते हैं. तो आज हम लोग ये भी सीखने वाले हैं CPCT क्या होता है, corresponding part of corresponding triangles. So let us see, let us proceed further. Before going to next slide, हमको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है, सुपर इम्पोज का मीनिंग क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है, और कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट, इसके बीच में क्या डिफरेंस है. यू शुड अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या है, जो लिखा हुआ भी हमारा, फिर मैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूं. इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं इस टॉपिक को डिटेल दूंगा. अगर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, जो हमारा टॉपिक है. अब देखना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक, कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और एक हो गया कॉन्ग्रुएंस और ट्राइंगल. तीनों वर्ड लिखे हुए हैं. इंग्लिश का कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. तो तीनों वर्ड आपस में सही हैं. तो डेफिनेशन क्या? टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent when they are exactly क्या सेम इन शेप तो ट्राइंगल की शेप वो होगी, सेम इन साइज. अच्छा, अब हमने यहां पे जो सेम इन शेप लिख दिया, ये हम इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. तो ट्राइंगल तो शेप में सेम हो गई नहीं, साइड डिफरेंट हो सकती है. तो शेप भी डिफरेंट हो सकती है और साइज भी डिफरेंट हो सकता है. शेप कैसे डिफरेंट हो सकता है? देखो शेप भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है. ओके, तो टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे आर एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड सेम इन साइज. नाउ अब मैं यहां
पे ट्रायंगल लेता हूं, अगर ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ट्रायंगल लिया, क्या लिया, ए बी सी, ओके, और दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करता हूं तो जनरली यूजुअली क्या होता है, ट्रायंगल हैज ये ट्रायंगल हैज कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस भी होती हैं, ठीक है, 3 वर्टिसेस भी होती हैं। तो वही चीज है, एंगल कहो या वर्टिसेस कहो, वर्टेक्सेस। अच्छा, 3 साइड होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ट्रायंगल ए बी की बात करूं, एबीसी की बात करूं, ये ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में एक साइड ए बी हो गई, एक साइड बीसी हो गई, और एक साइड सी हो गई, मतलब ये 6 कंपोनेंट हो गए ना, 6। अगर एंगल की बात करूं, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, और एंगल सी हो गया, ठीक है। अब देखो, ये 6 कंपोनेंट एक ट्रायंगल के एबीसी के हमारे पास हैं, और ये 6 कंपोनेंट जब बारी बारी से पी क्यू आर के बराबर हो जाएंगे तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो एग्जैक्टली ढक जाना चाहिए, ना ही छोटा ना ही बड़ा। तो अगर मैं इसको रियलाइज करूं कि ए बी किसके बराबर हो गई, ए बी बराबर हो गई पी क्यू के, बी सी किसके बराबर हो गई, क्यू आर के, और सी ए किसके बराबर हो गई, पी आर के। अच्छा, एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो गया एंगल आर के। अब मैं बोल सकता हूं क्या ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां देखो, मैं अगर बात करता हूं ऑल द पार्ट की अगर बात कर रहा हूं तब तो ऑल द पार्ट एक साथ ले लिए गए, ऑल द पार्ट, लेकिन ऑल द पार्ट इक्वल नहीं है, यही चीज देखने वाली बात है, यही चीज देखने वाली है। ऑल द पार्ट इक्वल नहीं है, ये साइड इसके बराबर हो सकती है लेकिन ये साइड इसके बराबर नहीं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये वाली साइड इसके बराबर भी नहीं हो सकती है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कैसे, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, अगर ये साइड ए बी मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर, बी सी ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, और ए सी ले ली मैंने 6 सेंटीमीटर, तो अगर इसको बराबर होना होगा तो ये 4 की होगी, और अगर इसको बराबर होना होगा तो ये 5 की होगी, और इसको बराबर होना होगा तो 6 की होगी। अब देखो, 4 वाली साइड 4 के बराबर है, 5 वाली साइड 5 के बराबर है, 6 सेंटीमीटर वाली साइड 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल इंडिविजुअली, ऑल द साइड इक्वल नहीं है। ऑल द साइड का इक्वल तो कहने का मतलब ये सारी साइड बराबर हो जानी चाहिए, सारी साइड बराबर हो जानी चाहिए, वो तो दूसरा केस हो गया। तो क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। यहाँ पे एक वर्ड क्या आ जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, क्या वर्ड आ जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्या बोलते हैं, क्या पॉइंट होता है मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है, देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ, यहाँ पे एंगल
ए और पी बराबर है, एंगल ए और एंगल पी बराबर है। तो आप देखो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, लेकिन आपने देखा एंगल पी के सामने वाली साइड भी 5 है और एंगल क्यू के सामने वाली साइड भी 5 है। एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एंगल बी की बात करूं, एंगल बी के सामने वाली साइड कितनी है 6, तो एंगल क्यू के सामने वाली भी साइड 6 है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से जो पोजीशन है वो पोजीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग बहुत बड़ा वर्ड है, आओ देखते हैं 1 मिनट। तो यहां से हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जो ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सो फॉर वी हैव सीन 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव गॉट सेम शेप एंड साइज, ठीक है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो आइए देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक बार दोबारा चॉइस कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, लेट अस हैव अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, क्या ट्रायंगल है ABC, ओके, एंड वी हैड गॉट another triangle like this, PQR। अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? अच्छा, हम लोग एंगल मार्क कर देते हैं। ये है हमारे पास 40, ये है हमारे पास 65 और ये है 65 नहीं, हम लोग 60 लेंगे, ठीक है। और ये है हमारे पास 80। अब इधर बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया हमारे पास 60 और ये हो गया हमारे पास 80। और एक ट्रायंगल हम लोग सेम और बना लेते हैं, यहाँ पे सेम ट्रायंगल एक और बना लेते हैं, ये ट्रायंगल जो कि है XYZ। ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया हमारे पास 60 और ये हो गया हमारे पास 80। तो क्या ABC जो है ABC ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है XYZ के? दूसरा, क्या ABC जो हमारा ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के? अच्छा, पहली बात तो ये एंगल सेम होने का मतलब ये नहीं है कि साइड सेम हो। कैसे? वी हैव सीन दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं बात करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मैंने स्लाइड में आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। ठीक है, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देखो इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री के, इसके भी 60 डिग्री के, इसके भी 60 डिग्री के, इसके भी 60 डिग्री के, ठीक है। तो अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइड भी इक्वल है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग फिगर की बात कर रहे हैं, तो साइड इक्वल होंगी। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान के चल रहे हैं हम लोग, मान के हैं। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे ये कॉन्ग्रुएंट करवाना है तो जो एंगल 40 के सामने वाली साइड है वो दोनों ट्रायंगल में इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो BC है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, YZ के इक्वल होनी चाहिए। जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड है AC है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो YZ के इक्वल होनी चाहिए। और जो 80 डिग्री के सामने वाली साइड है, कौन साइड है, AB, किसके इक्वल होनी चाहिए, XY के। मतलब मैंने आपको बताया था
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal। ये नोट है, ठीक। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, मतलब अगर ए बी सी एक्स वाई जेड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इस तरीके से इक्वल होंगी। एंगल तो हमने बराबर देख ही लिए, एंगल तो हमने बराबर देख ही लिए। अच्छा, अगर मैं अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूं, तो भाई अगर मैं देखूं ये ट्रायंगल तो उल्टा सीधा है, उल्टा पुल्टा, तो क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल। क्या होगा? सिंस ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस, देयरफॉर इसको क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीपीसीटी, क्योंकि इसका यूज इतना ज्यादा होता है। सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाई सीपीसीटी क्राइटेरिया जो ट्रायंगल, ये जो एंगल के सामने वाली साइड है वो इक्वल होंगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से एक जैसा। तो इस ट्रायंगल में भी 60 और 80 के बीच वाली साइड, इस ट्रायंगल में 60 और 80 के बीच वाली साइड के बराबर है। हमने रेक्टेंगल में भी सीखा था ये। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ। तो यहां पर भी 60, अगर मैं कंपेयर करूंगा, 60 और 80 के सामने वाली साइड बराबर होगी या 40 के सामने वाली साइड। कॉरस्पॉन्डिंग किसी तरीके से भी देख लो, दोनों की पोजीशन बराबर होनी चाहिए। पहले मैं बोल रहा था 40 के सामने वाली, अब मैं बोल रहा हूं 60 और 80 के बीच वाली। तो वही चीज 40 के सामने वाली और 60 और 80 के बीच वाली। जो पी, अगर मैं बीसी की बात करूं तो किसके बराबर आ जाएगी? पी क्यू के, ठीक। अच्छा, और 80 के सामने वाली, 80 के सामने वाली या 40 और 60 के बीच वाली कौन सी साइड हुई? ए बी। अगर इधर बात करूं 40 और 60 के बीच वाली और 80 के सामने वाली साइड कौन सी है? आर क्यू। ऐसे ही 60 के सामने वाली और 40 और 80 के बीच वाली साइड एसी किसके बराबर होगी? हाँ, आप बता सकते हैं कौन सी साइड होगी? अच्छा, ये थोड़ा ए बी 80 के सामने वाली है, तो यहाँ पे आर क्यू, ठीक है। एसी की बात कर रहे हैं 60 के सामने वाली, पी आर, सॉरी पी आर। तो देखो ये हमने साइड ले ली और एंगल तो बराबर है ही। एंगल हम देखेंगे तो जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? वो तो लिखा हुआ है। जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, और जो एंगल सी है वो एंगल किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर है। मतलब एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे। मतलब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, पहले यहां भी लिख लेता हूं, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी किसके इक्वल हो गए? किसके इक्वल हो गए? एंगल जो बी है वो एंगल वाई के इक्वल हो गया, एंगल ए है वो एक्स के इक्वल हो गया, और एंगल सी है वो एंगल जेड के इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं। साइड्स 3 होती हैं और एंगल्स 3 होते हैं। ये 6 कंपोनेंट आपस में बराबर होने चाहिए। ये 6 कंपोनेंट आपस में बराबर होने चाहिए। ऑल शुड बी इक्वल, ऑल शुड बी इक्वल। एम आई राइट? अगर मैं लिखता हूं
ऑल शुड बी इक्वल। भाई ऑल कैसे इक्वल हो सकते हैं? ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट शुड बी इक्वल। तो मैं इस डेफिनेशन को यहां पे रॉन्ग करता हूं। ऑल शुड बी नॉट इक्वल। क्या लिखना पड़ेगा हमको? हमको क्या लिखना पड़ेगा? कहां लिखा जाए? लिख देते हैं यहीं पे, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स शुड बी इक्वल। ये ध्यान रखना, शुड बी इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। और ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल, तो दे शुड बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जिनकी पोजीशन एक हो उस तरीके से। सो यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही इस वीडियो को बार बार देखिए, यू विल गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।